फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि। ठीक है। और ये आप लोगों का पूरा अगर बात किया जाए तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक ना। एकदम अगर कहा जाए तो कोई इसमें दूसरा चीज़ और जो चीज़ ज़रूरत लगेगी वो चीज़ मैं अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, बट ये पूरा का पूरी क्लास आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक ना। अब आप लोगों को कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वाई एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी को क्यों चूज़ किया तो इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। कारण ये है कि देखिए, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट का अगर दे रहे हैं हम, तो इंडियन गवर्नमेंट की ये बुक है। पहला तो इंडियन गवर्नमेंट की बुक है। ठीक है। दूसरा, आपको ये ही गवर्नमेंट की चीज़ें ही रेफ़र की जाती हैं। एनसीईआरटी मस्ट है एकदम, हर चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है। ठीक है। अगर उसके अलावा लगता है आपको कुछ बेसिक कोई बुक लेनी चाहिए तो एक एक सब्जेक्ट की आप कोई एक ही चीज़ पढ़ो, मगर 10 बार पढ़ो। ठीक ना। ये 10 बुकें पढ़ने के बजाय एक चीज़ पढ़ो, पर 10 बार पढ़ो मेरे दोस्त, सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। 10 बार एक चीज़ पढ़ोगे तो कम से कम उतने में से अगर कहीं से आ गया तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक ना। यही सब चीज़ों हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हम लोग आज एनसीईआरटी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना। देखिए, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं हम लोग, तो आप लोग समझ जाइए एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हाँ, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो बात किया जाए तो लैटिन शब्द से हुई है। यह एग्री घर, मतलब एग्री घर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये कल्चर है जिसका अर्थ होता है कृषि। ठीक ना। एग्री का जो मृदा में हम लोग कृषि करते हैं उसी से रिलेटेड है एग्रीकल्चर, यानी जो भी हम मृदा से उपजाते हैं उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक ना। देखिए, दूसरा क्या है, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक संक्रियाएं सम्मिलित हैं। कितने? 3 प्रकार की आर्थिक। ठीक ना। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए, हमें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर या कृषि को किसमें गिना जाता है या किसमें रखा जाता है। ये क्या प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ये जो टर्म है ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि इकोनॉमी भी आपके एग्रीकल्चर या कह लीजिए प्राथमिक सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक ना। तो वो चीज़ें हैं। ठीक ना। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं किसको कहेंगे हम लोग, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक, देखिए, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक ना। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और क्यों आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना। प्राथमिक क्रियाओं को हम किसको, जिसका प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन होता है, यानी प्राकृतिक मतलब मिट्टी हो गया, जल हो गया, इनसे उत्पादन तो किया जाता है। देखिए, द्वितीयक अगर बात की जाए तो द्वितीय क्रियाएं इन साधनों के प्रसंस्करण, ठीक ना, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होती है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी कारखाना, कपड़ा बुनना उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण हैं। ठीक ना। मतलब जो अगर हमने गेहूं का निर्माण कर दिया तो ये प्राथमिक क्रियाओं से हमने गेहूं उत्पादन किया। हाँ, उसके बाद जो हो जाता है, जो वही फैक्ट्री में विनिर्माण, यानी गेहूं का हम जब बिस्कुट तैयार करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक ना। इस तरीके से होता है। या कह लीजिए हमने कपास का उत्पादन किया, अब कपास कपड़ा बुनने के काम में फैक्ट्री में जाएगा, विनिर्माण हो रहा है उसका ना, फिर से निर्माण हो रहा है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, देखिए, तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीयक, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, अर्थात यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, तृतीय क्रियाओं के, यानी जो हमने विनिर्माण कर लिया, जैसे हमने गेहूं प्राथमिक में आया, गेहूं का उत्पादन करके हमने उसका बिस्कुट तैयार किया। अब उस बिस्कुट को तो हम कहीं बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। अगर वही जो हम ना यातायात,
जो हम उसको एक जगह से दूसरे जगह, यानी हम फैक्ट्री से उसको मार्केट में भेजेंगे तो वो सेवा हो गया, ठीक ना। एकदम सिंपल शब्दों में वही सेवा है, ठीक है। बैंकिंग हो गया, जैसे उसमें भी तो हम लोगों की सेवा ही कर रहे हैं ना, पैसे लेन देन करके। हाँ, व्यापार भी उसी तरीके से हो रहा है जब उत्पादन करते हैं, तो इस तरीके से। ये सब कुछ इकोनॉमिकल टर्म है, पर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कृषि। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है, हाँ, ठीक ना। फसलों फलों सब्जियों फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये आप लोग समझ जाएंगे। फसलों को और फलों सब्जियों फूलों, ये सब पशुधन भी, जैसे गाय हो गया, बकरी भैंस, ये सब भी पालन करना एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मछली उत्पादन करना, ये भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित संक्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 68% जो लोग हैं ना, आज भी कृषि में संलग्न है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत का कितना परसेंट, लगभग 70% लोग हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा समझिए कृषि का क्या क्या रोल होता है, कृषि का हम उत्पादन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अनुकूल स्थलाकृतियाँ होना चाहिए कृषि के लिए, मृदा होना चाहिए, जल होना चाहिए, वायु होना चाहिए। कृषि क्रियाकलाप के लिए ये सब अनिवार्य है, ठीक ना। ये जब तक नहीं होंगे, मृदा नहीं होगा, जल नहीं होगा, हाँ, स्थलाकृति सही नहीं होगी, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कृषिगत भूमि हम किसको कहेंगे, जहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, ये जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ पर फसलें उगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जहाँ पे ग्रीन, जैसे भारत का दिखा रहा है, ये यूरोप का, ये सब जो जो ग्रीन पार्ट दिखा रहा है ना, ये देखिए अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, हाँ। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका का है, तो ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड है सब, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कृषि तंत्र। कृषि तंत्र किसको कहेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखिए कृषि क्या है, कृषि खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है ना। क्यों देखा जाता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश में बीज है, ठीक है, उर्वरक है, मशीन है और श्रमिक है। यानी एक तंत्र जुड़ा हुआ है, एक से दूसरे तीसरा से, ऐसे करके एक तंत्र का मतलब वही होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए ना, ठीक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्देश के अंतर्गत फसल, ठीक है, फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन, यानी जो हम लोग मुर्गियाँ होते हैं उसका भी उत्पादन करते हैं ना, आते हैं सब। ये सब उसके तंत्र हैं सब, एक दूसरे से। जैसे बीज से उर्वरक है, उर्वरक से मशीन जुड़ा हुआ है, मशीन से श्रमिक जुड़ा हुआ है, तो एक एक तंत्र है ना, एक साइकिल सिस्टम है। तंत्र का मतलब है सिस्टम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है, तो आइए समझ लेते हैं हम लोग। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, हाँ। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम। देखिए कृषि में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं उसको भी समझना हमें जरूरी है। तो क्या क्या होना चाहिए, भौगोलिक दशा, यानी वहाँ की जलवायु कैसी होगी, बारिश होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हमें जो प्राचीन काल में होते थे कृषि, उसके लिए बारिश की आवश्यकता थी। तो आज तो बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है। तो भौगोलिक दशाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उत्पादन की मांग, यानी उस जगह पे अगर हम लोग कहीं गेहूं का उत्पादन करें तो वहाँ गेहूं की उत्पादन की मांग अधिक होती है, तो उस हिसाब से करते हैं। श्रम, यानी जितना मेहनत लगता है। और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को प्रौद्योगिकी भी होता है। प्रौद्योगिकी का क्या रोल हो गया, जो मशीनरी होती है वो किसका देन है, प्रौद्योगिकी का देन है ना।
और बहुत सारे आजकल ना सैटेलाइट के माध्यम से भी देखा जाता है कि क्या क्या इनमें ज़रूरत होती हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल हो गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कृषि हैं? एक तो हो गया निर्वाह कृषि, दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। ठीक ना, निर्वाह का मतलब हो गया हम लोग जीवन यापन करने के लिए बस बो दिया और उसका खा पी के अपना निर्वाह कर रहे हैं। और वाणिज्यिक मतलब कुछ बोया हम अपने लिए भी रख लिए, हाँ, और क्या हुआ कि बेचने के लिए भी मार्केट में हम लोग रख डाल दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया निर्वाह कृषि का, देखते हैं हम लोग। तो निर्वाह कृषि क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सिर्फ आवश्यकताओं को ही, जीने के लिए ही रहता है। ठीक ना, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। हाँ, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। ठीक ना, निर्वाह कृषि को फिर से अब दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, गहन निर्वाह और आदिम। आदिम का मतलब हो गया बाबा आदम के ज़माने का, पुराने ज़माने का। ठीक है, अब गहन निर्वाह कृषि क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि में किसान छोटे भूखंड पर साधारण हजारों और अधिक श्रम से खेती करता है ना, साधारणतया बहुत ही अधिक श्रम से खेती करता है, और क्या कह लीजिए तो वहाँ पे फसलों का उत्पादन सघन होता है। ठीक ना, अधिक धूप वाले दिनों में दिनों से युक्त जलवायु, और वहाँ पर खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे धूप अधिक होती है वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, चावल मुख्यतः जो अगर कहा जाए तो सघन कृषि में, सॉरी, गहन कृषि में चावल मुख्य होता है, मुख्य फसल है। ठीक ना, भारत की चावल मुख्य फसल है। फसलें गेहूँ, और उसके अलावा गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, हाँ, तिलहन हो गया, ये सब भी हैं, सब निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वह निर्वाह अगर कहा जाए तो निर्वाह की दक्षिण पूर्वी जो निर्वाह कृषि होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है, देखिए। तो निर्वाह की दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में निर्वाह कृषि प्रचलित है। ठीक है, इसी के साथ कुछ और यहाँ पे चार्ट दिए हुए हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, ये एनसीईआरटी का है। ठीक ना, और उसके अतिरिक्त देखिए क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर कृषि क्या है, मृदा, देखिए कृषि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक ना, कृषि क्या है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं। ठीक ना, खेती किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, खेती किसे कहते हैं, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, ये सब एक कला भी है। ठीक ना, आपको जब तक नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे कृषि को कह दिए तो सेरीकल्चर किसको कहेंगे हम लोग, देखिए सेरी रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। जो रेशम का हम लोग रेशम कीटों का जो पालन करते हैं वो वाणिज्यिक कृषि है ना, इसके अंतर्गत आता है, इसी को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम के उत्पादन से संबंधित। कई बार क्वेश्चन पूछ। अब पीसी कल्चर देखिए, पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक ना, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन से संबंधित होता है। ये विटीकल्चर किसे कहते हैं हम लोग, देखिए विटीकल्चर किसे कहते हैं, अंगूरों की खेती को कहते हैं। ठीक ना, अब हार्टिकल्चर किसे कहते हैं, ये सभी पूछा गया हुआ क्वेश्चन, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सभी जगह आए हुए हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों को भी उगाना, ये हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक ना, आप लोगों ने देखिए एग्रीकल्चर किसे कहते हैं समझ गए ना, जो साधारण तौर पे गेहूँ, चावल, ये सब का पशुपालन, इन सब का कृषि एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से,
विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जियों से संबंधित है। अब इन सबको मिला के हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्री, सेरी, पीसी, बीटी, हर्टी, ये सब क्या है? सब कल्चर हैं सब, यानी एक संस्कृति भी है सब, ठीक ना। आइए देखते हैं। देखिए, आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ठीक ना। आदिम निर्वाह, देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में हस्तांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, ठीक है। हस्तांतरित कृषि का मतलब ये हो गया कि हमने एक बार वहाँ पे किया, 2 बार किया, फिर जैसे उर्वरता वहाँ की ख़त्म हुई, हम वहाँ से कृषि नहीं करेंगे, दूसरी जगह चले जाते हैं वहाँ के पेड़ पौधों काट के, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक ना। देखिए, हस्तांतरित कृषि अब आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये क्या चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। हस्तांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशियाई, उत्तर पूर्वी भारत में भी होता है, ठीक ना। उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर होता है, भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र जन्म वाले क्षेत्रों में होते हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, ठीक ना। तथा मक्का, रतालू जो कृषियाँ हैं उससे क्या क्या उपज होता है, तो मक्का हो गया, रतालू हो गया, आलू हो गया, एक कसावा होता है, जैसे फसलों को उगाया जाता है, ठीक ना। देखिए, उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता, देखिए, जो भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, ठीक है। कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। हस्तांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर्तन और दहन कृषि किसको कहते हैं, ठीक ना। तो कर्तन का मतलब होता है आग लगा देना, ठीक ना। तो आप लोग समझ जाए कि जहाँ पे आग लग गया हो, आग लगा के हटा देते हैं, वहाँ से साफ करके फिर कृषि करते हैं, उसी को कर्तन दहन। दहन का भी मतलब वही होता है, समथिंग समथिंग, ठीक ना। ये है कुछ कृषि के, आप लोग समझ सकते हैं कृषि में क्या क्या चीज़ें आवश्यकताएं होती है। ट्रैक्टर आपको लगेगा, प्रक्रम, ठीक ना, ये सब सारे बीज हैं, हाँ, रासायनिक उर्वरक है, बुआई है, फिर आपको ये सब छिड़काव के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो कृषि में ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। पूरा पूरा आप लोग को एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और ये देखिए यूपीएससी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक ना। तो उस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आता है चलवासी कृषि, ठीक ना। चलवासी या पशुचारण कृषि किसको कहते हैं, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। देखिए, चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया हो गया, शुष्क प्रदेशों में होता है। उसके बाद मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। हाँ, इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे, हाँ, और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि, ठीक है, जलवायु बाधाओं और भूखंडों की प्रतिक्रिया रूप उत्पन्न होती है। क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होता है, तो इसलिए जहाँ पर हमें पानी और थोड़ा सा वृक्ष के कुछ चाहिए, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं उन्हें सोच लीजिए हर एक चीज़ें चाहिए खाने पीने के लिए, इसलिए वहाँ पे ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। जहाँ पे मान लीजिए राजस्थान में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, ठीक ना। वो दूसरी जगह तलाश करते रहते हैं, जैसे उसी को चलवासी, एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, चलवासी कृषि कहते हैं ना। या पशुचारण, यानी पशुओं को लेकर ही चराते रहते हैं, इसलिए निश्चित भागों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु वीक जलवायु का मतलब, अगर कमजोर जलवायु बाधाओं के कारण भूखंड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियाँ पशु चारक मुख्यतः भेड़ होते हैं, मवेशियाँ होती हैं, ठीक ना। भेड़, मवेशी, पशु चारक मुख्यतः भेड़ हो गया, बकरियां हो गई, हैं। पशु चारक को और उनके परिवारों को
लिए दूध, दूध हो गया है, खाल हो गया, जो ये सब मतलब उपलब्ध जो पशु होते हैं, एक पशु चारक को क्या क्या उपलब्ध करा सकते हैं, तो दूध हो गया, मांस हो गया, हाँ, उनके खाल होते हैं, ये सब उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नोट्स हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेंगे हम लोग क्या है। देखिए ये है पशुचारक कृषि का एक उदाहरण है, ऊंट है सब ये ठीक है। हस्तांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से भी जानी जाती है। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग जान जाएं, क्योंकि बहुत बार झूमिंग कृषि को पूछा भी गया है कई जगह, ठीक ना। झूमिंग कहाँ पर पाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहाँ पे होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा मिल्पा जो है मेक्सिको में होता है। रोका जो होता है ब्राज़ील में। हाँ, लदान जो होता है मलेशिया में। ये सब झूमिंग कृषि के नाम है सब, हाँ, या कह लीजिए हस्तांतरित कृषि के नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या है कि बहुत से जैसे केला हो गया, हाँ, ये सब हो गया, केला वाणिज्यिक कृषि में आता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक ना, इसमें विस्तृत क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक ना, वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या होता है वो चीज़ें आप लोग समझ जाइए। अनाज कृषि होता है, ठीक है। मिश्रित कृषि यानी एक फसल के साथ दूसरी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, रोपण कृषि यानी रोपण के द्वारा जो हम लोग लगाते हैं उसको कहते हैं। अब देखिए वाणिज्यिक में अनाज कृषि किसको कहते हैं वो चीज़ समझ जाइए। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। पर आप देखिए उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में के शीतोष्ण घास के मैदानों में अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह सैकड़ों हेक्टेयर फार्मों में उगाए जाते हैं। ठीक ना, या अब भारत में क्या है, छोटे छोटे हेक्टेयर हैं, तो वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए ही उगा पाते हैं। कई जगह है जैसे पंजाब में हो गया, तो वहाँ पे वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक ना, सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्म चाहिए उनके लिए। और देखिए विरल आबादी होनी चाहिए, अत्यधिक ठंड वर्धन, ये सब जगहों में जहाँ पे आबादी कम होती है वहाँ पे भाई लोग रहते नहीं है, तो इसलिए वाणिज्यिक कृषि प्रचलित है, फसलें उगाई जाती हैं। ठीक ना, वाणिज्यिक कृषि बेसिकली आप लोग समझ जाइए किसको कहेंगे, जो हमें मार्केट यानी व्यवसाय के उद्देश्य से हम जिस भी फसल का कृषि करेंगे वो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, हाँ, ये सभी जो ऐसे अमेरिका में क्या होता है, ये सब वाणिज्यिक कृषि ही करते हैं सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसको कहेंगे, हाँ, मिश्रित कृषि में देखिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन के पालन में किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होगा कि जैसे हमने गेहूं का कृषि किया, ठीक है, उसी के साथ हमने पशुपालन भी किया, ये सब क्या है मिश्रित कृषि के। या एक फसल के साथ हम दो फसलें बो रहे हैं, जैसे गेहूं के साथ हमने तिलहन की फसलें बो दी, सरसों भी बो दिया, मटर भी बो दिया, ये सब भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं सब। पशुपालन, मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन जरूरी होता है। ठीक ना, ये चीज़ें याद रखिएगा, पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। उधर उधर तो ये होते रहता है इस तरीके से। अब रोपण कृषि किसको कहेंगे हम, देखिए रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, जहाँ चाय, कहवा का जो कह लीजिए, ये गलत हो गया, ठीक है, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब रोपण कृषि है सब। कपास की फसल उगाई जाती है, हाँ, यह इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही किया जाता है या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में, रोपण कृषि में, ठीक है, परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में जैसे रबड़, ब्राज़ील में कहवा हो गया, भारत और श्रीलंका में चाय हो गया, ये सब क्या है, सब रोपण कृषि हैं सब। ठीक है, मुख्य फसलें क्या होती हैं ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक ना, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। हाँ, जूट है, ये जूट हो गया, कपास हो गया, रेशेदार फसलें हैं। ठीक ना, चाय और कहवा ये पेय फसलें यानी पीने वाली फसलें। ठीक है, चावल, अब हम चावल की बात करते हैं। चावल में क्या क्या होता है। चावल देखिए पूरे विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक ना, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार भी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक ना, चावल के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। हाँ, यह फसल देखिए चिका युक्त जलोढ़ मृदा में होता है। जलोढ़ मृदा में जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ठीक है, चिका युक्त अगर कहा जाए जलोढ़ मृदा, तो उसमें चावल की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। चीन चावल, देखिए चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत आता है, जब जापान, श्रीलंका, हाँ, अनुकूल जलवायु, ठीक है, वहाँ पे अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दशकों से जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, कौन कौन से देश हैं सब अपने यहाँ, पश्चिम बंगाल हो गया, हाँ, बांग्लादेश में एक वर्ष में दो से तीन फसलें उगा ली जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत देशों में एक ही फसल होती है, जैसे जापान, श्रीलंका में, ठीक है, मगर एक ही फसल उगाते हैं सब। और दूसरा क्या है, जैसे पश्चिम बंगाल में हो गया, असम में हो गया, ये सब तीन तीन फसलें काट लेते हैं सब। ठीक ना, वहाँ पानी की प्रचुर मात्राएं हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो चावल होता है उसको पानी चाहिए। अब बात करते हैं हम गेहूं की। देखिए गेहूं क्या है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा औसत से कर्तन यानी बहुत ही कम उसको वर्षा की आवश्यकता होती है। देखते एक ही पानी में गेहूं हो जाता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून के कारण उसमें बारिश होती है, वही से सिंचाई कम की आवश्यकता होती है। अर्थात फसल की कटाई के समय थोड़ा सा इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। हाँ? इसका विकास विहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, उसका जलोढ़ मृदा था, इसका दोमट मृदा है। ये भी कहीं आ जाए तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी से ही गवर्नमेंट यूपीएससी का जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ये उधर से ही क्वेश्चन बनेंगे। ये आप लोग डेफिनेटली एक एक वर्ड उसका आप लोग ध्यान में रखें। जैसे मैंने उधर कहा ना, कर्तन और दहन, ये वर्ड हैं सब। यूपीएससी इन्हीं सब वर्डों को वो ट्रिक करता है। देखिए गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कहाँ होता है गेहूं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विशेष रूप से उगाया जाता है। ठीक ना, भारत में शीत ऋतु में उगाया जाने वाला ये फसल है। अब बात करते हैं मिलेट की। मिलेट क्या होता है थोड़ा सा आप लोग जान जाइए। देखिए ये भी एक तरीके का मोटे अनाज है। ठीक ना, बाजरा को ही हम लोग मिलेट कहते हैं, या उसी के टाइप की ये फसल है, अगर समझ लीजिए। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बल मृदा इसको चाहिए। कम उपजाऊ और इसको जैसे मृदा की आवश्यकता होती उगाई जा सकती है। ठीक ना, यह भी फसल जिसे कम वर्षा, यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा, उच्च मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार
बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं, ये यही मिलेट के अंतर्गत आते हैं सब, ठीक ना। मैंने कहा ना। नाइजीरिया कौन कौन से देश में उगाए जाते हैं? नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, नाइजर हो गया, इसके अलावा, ठीक ना, इसके अन्य उत्पादक देश हैं और भी हैं सब। बात करते हैं मक्का की। देखिए मक्का क्या है? मक्का के लिए मध्यम तापमान की वो तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे कम उपजाऊ, अगर कहा जाए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, इसे भी उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाया जाता है। देखिए कपास, इस बार यूपीएससी 2020 में कपास पे एक क्वेश्चन आया था, इसी में से अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसमें से आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान एवं हल्की वर्षा, 200 से 210, ठीक है, पाला रहित दिन इसको चाहिए, ठीक है ना, पाला रहित दिन इसको चाहिए होता है, मतलब कुहेसा न पड़े, ठीक है, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप चाहिए की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के उत्पादन में अग्रणी देश हैं सब, ठीक ना। कौन है पहला? चीन। कई बार पूछा कपास के उत्पादन में, ठीक है, चीन को याद रखिए। कपास के कई बार पूछा गया क्वेश्चन। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है उत्पादन? तो आप लोग जान जाइए कि जो भी क्या कहते काली मृदा है कहाँ का पर? गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक ना। गुजरात इसका उत्पादन करने वाला अत्यधिक देश है, कपास का उत्पादन अधिक करता है। पटसन, अब एक पटसन आप लोगों ने देखा होगा, जूट को ही पटसन कहते हैं, उसी तरीके का होता है रेशा ये। इसको सुनहरा रेशा, यानी ये गोल्डन टाइप का होता है ना, इसलिए इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित हो जाता है, ठीक ना। देखिए पटसन को उच्च तापमान, ठीक है, भारी बारिश वर्षा चाहिए आपको, ठीक है। भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु इसको चाहिए होता है, ठीक है, जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, भारत दोनों में आता है, उष्ण और उपोष्ण, ठीक ना, तो उन सब क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। इसके लिए घर में, सॉरी, कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है, इसके पश्चात कोलंबिया, भारत, श्रीलंका। अगर भारत में बात की जाए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादक देश है? तो कर्नाटक राज्य है, ठीक ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी के बारे में, हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, कॉफ़ी के बारे में पता कैसे चला, क्या है, थोड़ा रोचक तथ्य दिया हुआ था एनसीईआरटी में, आप उसको समझिए। कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की? ये बहुत ही अहम बात है। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कॉल दी नामक का एक अरबी वासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधों की फलियों को चक्कर देखा, जिससे उनकी चक्कर उन्होंने देखा, ठीक है, जिसके उनकी जो बकरियां खाया करती थी उसे आनंद महसूस हुआ, ठीक है, उनको खाने के बाद भी उन्हें भी आनंद का अनुभव हुआ। करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, ठीक है, ये कॉफ़ी के बारे में था। आगे हम लोग देखते हैं चाय। देखिए
चाय के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं वो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। चाय बागान में उगाई जाने वाली फसल है, ठीक है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, कौन सी जलवायु, ठंडी, और वर्ष भर सम वितरित वर्षा होनी चाहिए, मतलब हल्की फुल्की होती रहे, उसके जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। चाय और कॉफ़ी के लिए ये अहम बात है, ठीक ना। इसलिए ये पहाड़ी इलाकों में किए जाते हैं, आवश्यक होती है, ठीक है। इसके लिए प्रवाहित दोमट मृदा, अगर कह ले सुप्रवाहित है, दोमट मृदा मंडल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसके भी कई सारे प्रोसेसिंग होते हैं, क्यूरिंग, ये सब करके ना चाय को उगाया जाता है। उगाने के बाद उनकी कई सारे फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको चाय जो ब्लैक होती है वो चीज़। अब देखिए कृषि का विकास कैसे हुआ वो चीज़ समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कृषि के विकास के संबंधी क्यों हुआ, तो देखिए उसके संबंध में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, ठीक ना। कृषि का विकास जो हम लोग कर रहे हैं वो बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, या कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसल, लोगों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक ना। इन सब जरियों के माध्यम से ऐसे किया जाता है। देखिए दूसरा क्या है, देखिए कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, ठीक ना। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर कह लीजिए अधिकतर, ठीक है, जहाँ छोटी जूते अगर कह ले जोतों वाले हैं, ठीक है, सॉरी, छोटी जोतों वाले सामान्य अर्थ जीव, अगर कह लीजिए जीव जो होते हैं उसके लिए फसलें उगाई जाती हैं जो छोटी छोटी जोतों का है आकार होती है उनसे। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए होती हैं। जो सामान्य छोटी जोतें होती हैं वो जीवन निर्वाह के लिए होती हैं, और बड़ी जोतों का जो आकार होता है वो वाणिज्यिक कृषि के लिए होता है, अधिकतर उपयुक्त होती हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दो रिसर्च किया गया है, उसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया, बहुत ही अच्छा है। उसमें लिखा गया कि दो फार्म हैं, जैसे एक हो गया भारत का, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का। हाँ, वह अब उसका अध्ययन करके, ठीक है, विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जानना है हम लोग को, ठीक है। पहला हम भारत का देखते हैं। भारत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक जिला लिया गया है। गाजीपुर के ज़िले, हाँ, फरीदाबाद एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोई इस तरीके का गांव होगा, ठीक है, छोटा सा गांव। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, ठीक है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर एक फार्म है। उनका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों के अंतराल में, यानी 1 वर्ष के अंतराल में एकांतर पर खरीदते हैं, उसकी भूमि उर्वर है, ठीक है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और या चावल और दाल उगाते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं अमेरिका में क्या होता है, कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि के संबंध में सलाह देते हैं, ठीक ना। वह अपने खेत की जुताई के लिए बड़े भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। एक सेकेंड, देखिए कह रहा है कि जो भी किसान है, भारत की बात करें, जो भारत के फार्मर किसान है, वो अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सलाह, सरकारी अधिकारियों से भी सलाह लेता है और भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके जो कुछ मित्र हैं अभी वाहनों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपनी खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास जो भैंसें हैं,
और मुर्गियां भी हैं, ठीक ना, 2 भैंसें हैं और मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है, वह वहाँ एक सदस्य है, ठीक ना। ये केस स्टडी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा बट ये आपको बताएगा कि भारत और अमेरिका के एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर कभी मेंस में ये सब चीज़ें काम आती हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी दूध भंडार में बेचता है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय उपाय और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता भी करते हैं। कभी कभी वो बैंक से, कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्म और बैंक से ऋण भी ले लेता है। जैसे कहने का मतलब ये है, औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है एक तरीके से। देखिए, वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा, ठीक ना, सुविधा की कमी होती है, इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश है। यानी अगर अभी समय है रोक के रखने का, तो वो बाजार, अगर भंडारण की सुविधा नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो अभी बेचते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये तो हो गया भारत के। हाँ, अब देखिए, हाँ, अमेरिका में कैसे कृषि की जाती है ये चीज़ें। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म है, ठीक है, और औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। यानी उसके अगर भारत में 1 हेक्टेयर है तो वहाँ पे 10 हेक्टेयर का एक फार्म होगा, एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250, देखिए 250, कहाँ 1.5 हेक्टेयर में और 250 हेक्टेयर में फ़र्क है कि नहीं है, बहुत है, ज़मीन आसमान का। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, ठीक है, रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं वहाँ की। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य पश्चिम में स्थित ईवा राज्य में किसान जो होरन नाम है उसका, ठीक है, के पास 300 हेक्टेयर की भूमि है। सोचिए, यहाँ पे तो 1.5 हेक्टेयर होता है लोगों के पास, तो कैसे होगा। देखिए, वह अपने खेत में मक्का, एक सेकंड, मक्का वो होता है, ठीक ना, मक्के की खेती करता है जब वो अस्वस्थ हो। मक्के की खेती कब करेगा, जब वो एकदम अस्वस्थ हो जाए। जैसे मृदा का देख लेता है, जल संसाधन, हाँ, कृषि इस फसल के लिए आवश्यकता को पूरा कर देंगे कि नहीं, मतलब उनके लिए मृदा ये अभी अच्छी है कि नहीं, ये चीज़ें वो चेक करवाता है पूरा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ को पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं उनका भी उपाय किया जाता है, ठीक है। समय समय पर वो मृदा के नमूनों के परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है, ठीक है। उसके पर्याप्त पोषक है कि नहीं, मतलब मृदा में पर्याप्त पोषक तत्व है कि नहीं है, वो सब जांच कराता है। परिणाम, जो होरन, यही वहाँ का निवासी, जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। यानी उर्वरक कैसे बनता है या किस तरीके का आपको डालना है, ये सब वैज्ञानिक बताते हैं। और देखिए क्या उसको सुविधा मिलती है, कंप्यूटर से उपग्रह से जुड़ा हुआ भी है, उपग्रह के द्वारा भी अपने खेत को देखता रहता है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यानी मान ली 300 बीघा है, कहीं पे नहीं भी पहुंच पा रहा है तो वो वहाँ से सैटेलाइट या कंप्यूटर के माध्यम से देख के वहाँ पे पानी की आवश्यकता है तो पानी यहाँ से छोड़ेगा। हाँ, इस तरीके की होती है। उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। रासायनिक उर्वरकों और प्रकाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद भी करते हैं सब, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, और कुछ चीज़ें हैं। वह ट्रैक्टरों
वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है। थ्रेसर हो गया, हाँ, कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में कार्य करते हैं सब। अनाज स्वचालित, अनुबंध संचालित, हाँ, ये चीज़ें हैं। अथवा देखिए बाजार बाजार भी करोड़ों, मार्केट जो होता है उनकी एजेंसियां उनके यहाँ आके भी उस फसल को लेके जाती हैं सब, इस तरीके की सुविधा है। ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ठीक ना, न कि एक कृषक की तरह। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? आप लोगों को जितना पढ़ाया गया कृषि क्या है वो आप लोग उत्तर दे सकते हैं। आप उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। जलवायु है, मृदा है, हाँ, स्थलाकृतियाँ हैं, ये सब कारक हैं। हस्तांतरित कृषि क्या है, इसकी कृषि की क्या हानियाँ हैं। हस्तांतरित कृषि आप लोगों को मालूम है, एक जगह पहले हम लोग उस जगह जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ कुछ समय तक उपयोग करते हैं, जब अनुर्वरक हो जाता है तब हम दूसरे जगह करते हैं। तो उसकी हानियाँ भी हैं, क्योंकि उस मृदा को हम लोग अनुर्वरक बना दे रहे हैं, जंगल झाड़ियाँ काट दे रहे हैं। इससे बहुत सारे नुकसान है। पेड़ पौधे, एक पेड़ पौधों को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरीके का है। रोपण कृषि क्या है, आप लोगों को बता दिया है रोपण कृषि क्या होता है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार की मदद दे रही है, तो ये भी आप बता सकते हो कि सरकार बहुत सारे आप तो किसानों को जांच के लिए मदद करती है, ठीक है, ये है। तो इस तरीके का ये सब प्रश्न है। आप लोग मेरे ख्याल से ये पूरा आप लोगों को हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। ये पूरा मैंने चूँकि आप बहुत बार क्या होता है कि, ठीक है, एनसीईआरटी हम पढ़ नहीं पाते हैं, पर एनसीईआरटी में बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं सब, ठीक ना। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आप एक वीडियो बहुत ही ज़रूरी होता आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की बहुत सारी डिमांडिंग भी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही अच्छी रहेगी बुक सबके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।